हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरशद खान और आज हम 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 रे ऑप्टिक्स की 4th क्लास के अंदर गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ राशियां एवं उनकी परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं। टर्म्स एंड देयर डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। पिछली क्लास में हमने दर्पणों के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने दो प्रकार के दर्पण पढ़े थे, समतल दर्पण एवं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में हमने पुनः दो प्रकार के दर्पण पढ़े थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उन्हीं गोलीय दर्पणों से संबंधित आज हम कुछ राशियां और उनकी परिभाषाओं की बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि किसी खोखले पारदर्शी गोले में से काटा गया वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर लेपिंग या पॉलिशिंग कर दी जाती है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के थे कि अगर हम काटे हुए भाग पर अंदर की ओर धसे हुए हिस्से पर लेपिंग कर दें, पॉलिशिंग कर दें, तो वो बन जाता है हमारा उत्तल दर्पण। और अगर बाहर की ओर उभरे हुए भाग पर लेपिंग या पॉलिशिंग कर दें और अंदर की ओर धसा हुआ भाग परावर्तक सतह बन जाए तो वो कहलाता है अवतल दर्पण। तो देखिए, ये एक खोखला पारदर्शी गोला है, ये इसका केंद्र है इस गोले का। इसमें से दो हिस्से काटे गए हैं, एक एमएन के रूप में यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर की ओर धसे हुए भाग पर ये लेपिंग की गई है, तो ये बन गया हमारा उत्तल दर्पण। जबकि दूसरा भाग अगेन एमएन वक्र के रूप में यहाँ दिखाई दे रहा है और इसके बाहर की ओर उभरे हुए भाग पर लेपिंग की गई है, तो अंदर की सतह परावर्तक बन जाएगी, ये बन जाएगा अवतल दर्पण। और भी आप दर्पण इसमें से कट कर सकते हैं, इन दोनों प्रकार के दर्पण यहाँ पर प्रदर्शित कर दिए गए हैं। दो हिस्से, बाकी हिस्सों से आप दर्पण बना सकते हैं या उन्हें अलग रख सकते हैं। अब बात करते हैं इनसे संबंधित कुछ परिभाषाओं की। पहली परिभाषा है वक्रता केंद्र। तो ये गोलीय दर्पण या ये गोलीय दर्पण या ये गोलीय दर्पण या ये गोलीय दर्पण जिस गोले में से काटकर बनाया गया है, यहाँ इन दोनों दर्पणों का गोला साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ हमें कल्पना करनी पड़ेगी कि ये इस प्रकार के किसी गोले में से काटकर बनाया गया है। ठीक, ये इस प्रकार के किसी गोले में से जनरेट किया गया है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले में से बनाया जाता है, उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या है परिभाषा? गोलीय दर्पण जिस गोले में से बनाया जाता है, उस गोले के केंद्र को उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम C से डिनोट करते हैं। दूसरी परिभाषा बात करते हैं ध्रुव की। तो जो ये दर्पण कट गया है, ये दर्पण कटेगा तो ये इस टाइप का हिस्सा होगा, ये पूरा गोल होगा। जैसे एक गेंद में से आपने एक हिस्सा कट किया है, तो इस प्रकार का गोल हिस्सा होगा। उसका अंदर का भाग दबा हुआ है, बाहर का भाग उभरा हुआ है, तो ये त्रिविमीय तल में होगा। तो ये गोलीय जो दर्पण है, इसका ज्यामितीय केंद्र बिंदु, इसका बिल्कुल मध्य का जो बिंदु होगा, अगर मैं इसको दर्पण मानूं तो इसका ये वाला बिंदु जो इसका ज्यामितीय केंद्र बिंदु होगा, जैसे मेरे इस हाथ की बड़ी वाली उंगली का ये वाला उभरा हुआ हिस्सा गट्टा, तो ये कहलाएगा इसका ध्रुव। परिभाषा क्या बनेगी? गोलीय दर्पण का ज्यामितीय केंद्र बिंदु गोलीय दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे हम कैपिटल P से डिनोट करेंगे। अगली थर्ड परिभाषा की बात करते हैं कि जिस गोले में से ये दर्पण काटकर बनाया गया था, उस गोले के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण को जिस गोले में से निर्मित किया गया है, उस गोले की त्रिज्या को ही उस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो तीन परिभाषाएं समझ आई आपको। पहली परिभाषा वक्रता केंद्र, दूसरी परिभाषा ध्रुव, तीसरी परिभाषा वक्रता त्रिज्या। चौथी परिभाषा है कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली और दर्पण के ध्रुव से गुजरने वाली एक सीधी रेखा, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली एक सीधी रेखा जो आगे और पीछे कहीं तक भी बढ़ सकती है, उसे कहते हैं हम गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष। तो क्या है मुख्य अक्ष? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो है वो मुख्य अक्ष है, जबकि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी थी वो क्या थी? वक्रता त्रिज्या थी। तो मुख्य अक्ष एक रेखा है और वक्रता त्रिज्या एक दूरी है। दोनों को डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। अगली बात करते हैं कि ये जो हमारा गोलीय दर्पण है, इसके इस वाले परावर्तक सतह पर अंदर की ओर लेपिंग है,
इस वाले की बात करें तो यहाँ से एम एन वक्र के रूप में जो ये हमारी अंदर की ओर की परावर्तक सतह है, इसे कहते हैं हम गोलीय दर्पण का रेखीय द्वारक। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, ये एक प्रकाश के जाने के लिए एक गेट है, एक दरवाजा है, एक द्वार है। तो हम इसे इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि गोलीय दर्पण का जो ये ज्यामितीय हिस्सा है, इसका जो रेखीय पार्ट है, ये हमारा रेखीय द्वारक है। तो ये जो mn है रेखा के रूप में, इस दर्पण के प्रभावी व्यास के रूप में, तो हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण का जो ये प्रभावी व्यास है, ये गोलीय दर्पण का रेखीय द्वारक कहलाता है और इसे हम mn के रूप में ही प्रदर्शित करते हैं। ये जो रेखीय द्वारक है mn, ये दर्पण के वक्रता केंद्र पर जितना कोण बनाता है, ये MCN के रूप में जो थीटा कोण निर्मित हो रहा है, इसे कहते हैं कोणीय द्वारक। तो दोनों को पुनः समझिए, गोलीय दर्पण का प्रभावी व्यास रेखीय द्वारक है और उसे हम mn के रूप में लिखते हैं, जबकि रेखीय द्वारक के द्वारा गोलीय दर्पण के केंद्र पर आपतित किया गया कोण जो है वो कोणीय द्वारक कहलाता है और इसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ये थी हमारे पास 6 मुख्य परिभाषाएं। 7वीं परिभाषा की बात करते हैं कि जब हम गोलीय दर्पण के ऊपर प्रकाश किरणें डालते हैं तो इस पूरे द्वारक, इस पूरे वक्र या प्रभावी व्यास mn गेट के ऊपर हम प्रकाश किरणें डाल सकते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश प्रकाश किरणें जो ध्रुव के आसपास पड़ती हैं, उनके लिए ही हमारे ज्यामितीय प्रकाशिकी, ध्यान दीजिएगा, प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें ज्यामिति के आधार पर उसकी व्याख्या की जाती है, जो किरण प्रकाशिकी में ज्यामिति के आधार पर ही हम बात करते हैं, वो ज्यामितीय प्रकाशिकी कहलाती है। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव के आसपास, उसके नजदीक पड़ने वाली प्रकाश किरणें उपाक्षीय या उपाक्षणीय प्रकाश किरणें कहलाती हैं, जबकि उसके सिरों पर पड़ने वाली किरणें सीमांत प्रकाश किरणें कहलाती हैं। हमारे जो प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं, वो उपाक्षीय किरणों के लिए लगभग पूर्ण रूपेण लागू होते हैं, जबकि सीमांत किरणों के लिए उनमें विचलन आ जाता है। वो हम आगे समझेंगे कि ऐसा होता क्या है कि सीमांत किरणों के लिए लागू है, उपाक्षीय किरणों के लिए लागू होते हैं, सीमांत किरणों के लिए नहीं। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि जो दर्पण के ध्रुव के आसपास किरणें पड़ती हैं वो उपाक्षीय किरणें हैं और जो सिरों पर किरणें पड़ती हैं वो सीमांत किरणें हैं। उपाक्षीय किरणों के लिए परावर्तन के नियम पूर्ण रूपेण लागू होंगे, जबकि सीमांत किरणों के लिए उनमें कुछ विचलन आ जाएगा। अगली 9वीं परिभाषा की बात करते हैं फोकस बिंदु। फोकस बिंदु को हम थोड़े पल के लिए ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी, जिसे हमने वक्रता त्रिज्या कहा था, उसको लगभग समद्विभाजित 2 भागों में बांटने वाला जो बिंदु है वो फोकस बिंदु है। लेकिन ये इसकी रियल परिभाषा नहीं है। तो फिर रियल परिभाषा क्या है? रियल परिभाषा है कि गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये अवतल दर्पण, ये इसकी मुख्य अक्ष, ये उत्तल दर्पण, ये इसकी मुख्य अक्ष, इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण पर टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, यहाँ ये दर्पण पर टकराई और लौट कर आने के बाद मुख्य अक्ष के इस बिंदु F पर मिली या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इस केस में ये बिंदु F पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं या बिंदु F से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, वह बिंदु उस गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु या फोकस बिंदु कहलाता है। अब इसमें यह भी जानना जरूरी है कि ये वाली प्रकाश किरणें तो यहाँ कैसे मिल रही हैं और ये कैसे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। उसके लिए सिंपली आपको परावर्तन के नियमों का उपयोग करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ये प्रकाश किरण यहां से इस बिंदु पर आपतित हुई, ये हो गया हमारा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है, तो हम अभिलंब बनाने के लिए इस वक्रता, इसकी वक्रता की स्पर्श रेखा ड्रॉ कर देंगे जो तल की भांति कार्य करेगी, और इसके ऊपर जो अभिलंब बनाएंगे, तो आप जानते हैं कि किसी भी गोले या वृत्त के किसी बिंदु को उसके केंद्र से मिलाने पर जो त्रिज्या मिलती है, और त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर अभिलंब होती हैं, तो ये बन जाएगा इस आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो वक्रता त्रिज्या क्या बन गई अपने आप में? अभिलंब बन गई, क्योंकि त्रिज्या प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। इसके साथ ही जितना कोण बनाते हुए आई वो हो गया आपतन कोण। तो हम जानते हैं कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं, तो ये आपतन कोण आई बन गया। अब इस प्रकाश किरण को उसी माध्यम में वापस लौटना है, ये वापस लौट के आ गई, क्योंकि इधर से तो लेपिंग की हुई है, अंदर जा नहीं सकती, तो हम प्रकाश के
परावर्तन की बात कर रहे हैं, तो जब ये लौट के आएगी तो उतना ही कोण बनाते हुए निकलेगी। ज्यामिति से जब ये उतना ही कोण बनाते हुए निकलेगी, जिस बिंदु पर ये मुख्य अक्ष पर मिलेगी वह बिंदु इस सीपी दूरी को वक्रता त्रिज्या को दो भागों में लगभग बांटेगा। जैसे हम आगे सिद्ध भी करेंगे कि जो वक्रता त्रिज्या का मान होता है वो फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होता है, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या शॉर्ट में कहें तो हम बिंदु F सीपी दूरी को लगभग समविभाजित करता है। ठीक इसी प्रकार ये प्रकाश किरण इस बिंदु O2 आपतन बिंदु पर पड़ी, ये हमने यहाँ पर त्रिज्या ड्रॉ कर दी जो यहाँ की स्पर्श रेखा पर अभिलंब का कार्य करेगी। इसके साथ ये जितना कोण बनाते हुए आई ठीक उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए निकल जाएगी। जहां ये दोनों किरणें मिलेंगी वहां क्या होगा, हमारा फोकस बिंदु होगा। अब इस दर्पण में बात करते हैं कि ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर इस बिंदु पर आपतित हुई, O1 पर आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा बनानी है तल के लिए, तो ये होगी हमारी स्पर्श रेखा जो परावर्तक तल को प्रदर्शित करेगी। इस पर हमें अभिलंब बनाना है। तो अभी आपको बताया कि अगर हम गोले या वृत्त के किसी भी बिंदु को उसके केंद्र से मिला दें तो जो त्रिज्या बनती है, जैसे हम यहाँ वक्रता त्रिज्या कर रहे हैं, वो अभिलंब को प्रदर्शित करती है। ये हो गया अभिलंब। अभिलंब के साथ आई कोण बनाते हुए ये प्रकाश किरण आपतित हुई, तो ठीक उतना ही कोण बनाते हुए उसी माध्यम में लौटेगी। तो इसे इधर जाना होगा, अंदर ये प्रवेश ही नहीं कर सकती, तो इसलिए ये प्रकाश किरण आर कोण बनाते हुए जो कि आई के इक्वल है बनाते हुए लौट गई। ठीक, अगर इस वाली प्रकाश किरण की बात करें तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आई इस आपतन बिंदु O2 पर आपतित हुई। यहाँ पर हमें अभिलंब ड्रॉ करने के लिए अब सीधा त्रिज्या ड्रॉ कर देंगे है। ये बन गया इसका अभिलंब। अभिलंब के साथ जितना कोण बनाते हुए आपतित हुई ठीक उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। तो ये प्रकाश किरण निकल गई इधर, ये प्रकाश किरण निकल गई इधर। अब ये ना तो आपस में मिल सकती ना मुख्य अक्ष को मिल सकती, ये त्रिय किरणें हैं, दूर हट रही हैं। तो हम इन्हें काल्पनिक रूप से पीछे बढ़ाकर देखते हैं डॉट डॉट में, तो ये प्रकाश किरणें इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये बन गया हमारा फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु की परिभाषा क्या बनी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण पर टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वह उस गोलीय दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। इसे हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो ये थी हमारी 9वीं परिभाषा। अब फोकस बिंदु की दर्पण से जो दूरी होती है, दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य की जो दूरी होती है, याद रखिएगा दर्पण की सारी दूरियां उसके ध्रुव से ही मापी जाती हैं। चिन्ह प्रणाली में इसकी पुनः बात करेंगे। तो दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस बिंदु के मध्य की दूरी, ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी या मुख्य फोकस दूरी कहलाती है, और इसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ भी दर्शा सकते हैं दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य की दूरी फोकस दूरी है, यहाँ भी प्रदर्शित की जा सकती है। ये फोकस दूरी है स्मॉल f। तो वक्रता त्रिज्या क्या थी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी, जबकि फोकस दूरी क्या है, फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य की दूरी। ये बिंदु इसको लगभग समविभाजित करने वाला था, तो हम अभी लगभग लिख सकते हैं कि जो r का मान है वो 2f के तुल्य है, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। इसे हम अगली क्लासेज में सिद्ध भी करेंगे गणितीय रूप से कि ये किन कंडीशन में उपाक्षीय किरणों के लिए ही क्यों, सीमांत किरणों के लिए क्यों नहीं लग पाती है, और r का मान 2f के किस प्रकार से बराबर होता है। तो ये थी हमारी 10वीं परिभाषा फोकस दूरी। 11वीं परिभाषा की बात करते हैं कि जो ये फोकस बिंदु है ये मुख्य अक्ष पर स्थित है। अगर इससे गुजरने वाला है हम एक काल्पनिक तल लें जो मुख्य अक्ष के लंबवत हो, तो मुख्य अक्ष के लंबवत और फोकस बिंदु से गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल होगा उस काल्पनिक तल को कहते हैं हम फोकस तल। यहाँ उसे F1, F2 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो क्या परिभाषा है, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा फोकस बिंदु से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल फोकस तल कहलाता है। अगली बात करते हैं हम कि अगर हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखें, जैसे यहाँ पर हमने AB रखी हुई है, तो इसे हम वस्तु या बिंब कहते हैं। इससे जो प्रकाश किरणें चलेंगी उससे परावर्तन के नियमों के अकॉर्डिंग प्रतिबिंब निर्मित होगा, जिसको एक भाग मैंने यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई। अभी पढ़ा है हमने कि दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से गुजर जाएगी।
ठीक इसी प्रकार हम परावर्तन के नियमों का उपयोग करते हुए ही जान चुके हैं कि जो प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र के अंदर जाएंगी, ये वक्रता केंद्र खुद अभिलंब है और अभिलंब के अंदर जाने वाली प्रकाश किरणें वापस लौट आती हैं। परावर्तन के नियमों के बारे में बताया था कि जो प्रकाश किरणें अभिलंब के अनुदिश आती हैं वो दर्पण से टकराने के बाद वापस लौट जाती हैं। तो किसी भी प्रकार का दर्पण होगा समतल दर्पण के लिए प्रदर्शित किया था। तो यहाँ क्या हो रहा है, इस बिंदु पर ये प्रकाश किरणें यहाँ से गुजरी, इस बिंदु पर पड़ी, यहाँ पर अभिलंब बनाया, तो ये खुद अभिलंब है और अभिलंब के अंदर जाने वाली प्रकाश किरणें वापस लौट आती है। लौटते टाइम ये वाली प्रकाश किरण और ये वाली प्रकाश किरण जहां मिली वहां हमारे इस वस्तु के ऊपरी पॉइंट का प्रतिबिंब बन जाएगा, इसकी इमेज बन जाएगी। तो हमारी संपूर्ण वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। तो ये वस्तु जो है वो दर्पण के ध्रुव से जितनी दूरी पर रखी होती है उसे कहते हैं हम बिंब दूरी। तो परिभाषा क्या है, वस्तु की या बिंब की गोलीय दर्पण के ध्रुव से दूरी बिंब दूरी कहलाती है और इसे हम स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक इसी प्रकार जहां प्रतिबिंब निर्मित होगा उस प्रतिबिंब की दर्पण के ध्रुव से जो दूरी होगी उसे v से प्रदर्शित करेंगे और इसे हम बिंब दूरी कहेंगे। तो ये हमारा प्रतिबिंब निर्मित हो रहा है ए डैश बी डैश, यहाँ निर्मित हो रहा है ए डैश बी डैश। तो इसकी जो ध्रुव से दूरी है उसे v से प्रदर्शित करेंगे और उसे क्या कहेंगे, प्रतिबिंब दूरी कहेंगे। तो ये गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं थी जो हमें काम में आनी है। हमारी अगली क्लासेज में ये सब काम में आएंगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये परिभाषाएं समझ में आई होंगी। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। FMC फिजिक्स क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इसी प्रकार के अन्य वीडियो इस चैनल पर देख सकें। बेल आइकन दबाइए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।